माँ जी, क्यों काम करूँ मैं? आप भूल गई क्या? आपने हमको कहा था कि जो मुझे मनचाहा दहेज देगा उसकी बेटी को मैं रानी बना के रखूंगी, ना कि नौकरानी। उसकी बेटी इस घर में पूरी आज़ादी के साथ रहेगी, उसके ऊपर घर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो फिर आज आप मुझसे काम करने को क्यों कह रही हैं? आज सुचित्रा जी के घर में खूब चहल पहल थी। पूरे घर की साफ सफाई जोरों शोरों पर थी। सुचित्रा जी का बेटा राजीव बाहर से मिठाइयाँ और फल खाने की चीज़ें लेने गया था और सुचित्रा जी के पति आनंद जी वो पनीर और सब्जियां लेने गए थे। बेटी को उन्होंने पार्लर भेज रखा था तैयार होने के लिए और सुचित्रा जी की बहू प्रियंका वो चुपचाप अपने कमरे में बैठे मोबाइल देख रही थी। सुचित्रा जी अपनी खाना बनाने वाली को लिस्ट बताई जा रही थी। मतलब पूरा परिवार जोर शोर से तैयारी में था। तैयारी इसलिए कि सुचित्रा जी की बेटी प्रिया को लड़के वाले देखने आने वाले थे, इसलिए ये सारी तैयारियां जोर शोर से हो रही थी। सुचित्रा जी अपनी बहू प्रियंका के ऊपर गुस्से में बड़बड़ाई जा रही थी। उसे उल्टी सीधी बातें भी सुनाई जा रही थी, लेकिन प्रियंका को उनकी बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता था। वो मोबाइल लिए चुपचाप पड़ी रही। राजीव जब बाहर से मिठाइयाँ और सामान लेकर आया तो सुचित्रा जी ने उसे चिढ़ते हुए बोला, बेटा जरा अपनी पत्नी को कुछ समझा दे, कम से कम आज के दिन तो अपने नखरे छोड़ दे। लेकिन बेटे ने भी साफ साफ जवाब दे दिया, माँ मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन तुम सास बहू के बीच में मैं नहीं बोल सकता। तुमको तो मैंने पहले ही बोला था कि अपने से गरीब घर की बेटी से शादी करना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो दहेज लेने की पड़ी थी। दहेज तुम्हें किसी भी कीमत पर चाहिए था, चाहे बहू काम करे या ना करे। तो अब तुम्हें परेशानी क्यों हो रही है? मुझसे ये सब बातें मत बोलो। मैं जाकर उससे लड़ूंगा, फिर मेरा ही दिमाग खराब रहेगा। इससे अच्छा है कि शांत ही रहो। कहते हुए राजीव ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। अंत में हार कर सुचित्रा जी ही बहू के कमरे में जाती हैं और उससे कहती हैं, बहू तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है? रोज ना सही, लेकिन कम से कम आज तो तुम कुछ काम कर सकती हो। कितना काम करने को बाकी है? कम से कम किचन में ही हाथ बटा सकती हो। आज तुम्हारी ननद को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, ये जानते हुए भी तुम मोबाइल लेकर चुपचाप कमरे में बैठी हो। बैठे बैठे तुम्हारी कमर नहीं टूटती क्या? थोड़ा इज्जत का भी ख्याल कर लिया करो। माँ जी आप भूल गई क्या? आपने ही कहा था कि जो मुझे मेरा मनचाहा दहेज देगा उसकी बेटी को मैं रानी बना के रखूंगी, ना कि नौकरानी। और उसकी बेटी को ससुराल में पूरी आज़ादी रहेगी, इसके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। फिर आज क्या हो गया? मेरे पापा ने तो आपको आपके मनचाहा दहेज दिया है, फिर आप मुझसे काम की उम्मीद क्यों कर रही हैं? मैं तो आपके हिसाब से रानी वाली ज़िंदगी जी रही हूँ, तो मुझे जीने दो। आप अपना काम करो। बहू की दो टूक सुन सुचित्रा जी अंदर ही अंदर जल भून जाती हैं और जाते हुए कहती हैं, हाँ हाँ कर लूँगी। मेरी बेटी का काम है ना, मैं सब कुछ हंसी खुशी कर लूँगी और तुमसे तो अच्छा ही कर लूँगी। अब एक मेहरबानी कर देना कि लड़कों वालों के सामने कम से कम इस घर की इज्जत रख लेना। उनके सामने अपना मुंह मत खोलना और शांति से प्यार से बैठ के उनसे बातें कर लेना। कहते हुए गुस्से में सुचित्रा जी बाहर चली जाती हैं। आज बेटी के लिए परेशान सास को देखकर प्रियंका को अपने पापा की याद आ जाती है कि कैसे उसके पापा उसकी शादी को लेके कितने परेशान थे। ना जाने कितने घरों को देखने के बाद बड़ी मुश्किल से तो प्रियंका की शादी तय हुई थी। शादी में अकेली सुचित्रा जी ने पूरे परिवार की ओर से शर्त रखा कि उन्हें अगर उनका मनचाहा दहेज मिल गया तो वो अपनी बहू को रानी की तरह रखेंगी, उसे घर का कोई भी काम नहीं करने देंगी। लेकिन प्रियंका के पापा की इतनी औकात नहीं थी जो सुचित्रा जी को मनचाहा दहेज दे पाए। लेकिन ये शादी छोड़ना भी नहीं चाहते थे क्योंकि लड़का अच्छी खासी नौकरी करता था। इसी नौकरी का तो फायदा सुचित्रा जी उठा रही थी और इसी नौकरी के लालच में, और लड़का अच्छा था, छोटा परिवार था, इसी लालच में प्रियंका के पापा भी शादी छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें लगा दामाद सरकारी नौकरी वाला है तो बेटी की ज़िंदगी बन जाएगी। बस इसी सोच के चलते ये शादी जैसे तैसे करना चाहते थे। उन्होंने बहुत मिन्नतें की, बहुत मोहलत मांगी ताकि ये लोग कुछ पैसे कम कर दें, वो शादी कर लेंगे। लेकिन सुचित्रा जी मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई और हार कर पापा को अपना खेत और अपना घर गिरवी रखना पड़ा। आज उसके पापा जिस घर में रहते हैं वो गिरवी पर रखा हुआ था। माँ बाप की तकलीफ़ देखकर ही
प्रियंका जानबूझकर दहेज की लालची सास के साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी। उसकी आंखों के आगे बार बार अपने पापा का रोता हुआ चेहरा आता था, इसलिए वो जानबूझकर सुचित्रा जी के किसी भी काम में मदद नहीं करती थी। आज ननद प्रिया को लड़के वाले देखने आने वाले थे। प्रियंका सुबह से ही अपने कमरे में पड़ी रही। किचन का सारा काम खाना बनाने वाली ने ही किया था। जब लड़के वाले आए तो प्रियंका उनके साथ बड़े ही प्यार से मिली और कामवाली के साथ मिलकर खाना भी सर्व कराने लगी। खाने की तारीफ तो वैसे सब लोगों ने की। सब लोग बार बार प्रियंका को देखकर खाने की तारीफ किए जा रहे थे। प्रियंका भी चुपचाप पड़ी मुस्कुरा रही थी। वो बार बार अपनी सास को देखती। प्रियंका की तारीफ होता तो वही बात हो गई ना, करे कोई भरे कोई। सारी मेहनत सुचित्रा जी ने की थी, लेकिन वाहवाही बैठे बिठाए प्रियंका ने पाली। सबके मुंह से बार बार प्रियंका की तारीफ और खाने की तारीफ सुन सुनकर सुचित्रा जी से रहा नहीं गया। खास करके तब जब प्रियंका अपनी तारीफ सुनकर उनकी ओर देखकर मुस्कुरा देती तो सुचित्रा जी के जैसे तन बदन में आग लग जाती। आखिरकार उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने बड़े ही प्यार से कहा, नहीं नहीं बहन जी, ये सब खाना मेरी बहू ने नहीं बनाया, बल्कि इस रीता ने बनाए हैं। सुचित्रा जी ने रीता की ओर इशारा करते हुए कहा। सबकी नज़रें रीता की ओर जा टिकी। लड़के की माँ कभी रीता को देखती तो कभी प्रियंका को देखती। उन्होंने तो प्रियंका की तारीफ ये सोच के की कि सारा खाना इसी ने बनाया है। बात भी सही थी। वैसे भी घर में अगर कुछ है, कोई आता है या कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है तो ज़्यादातर किचन का काम घर की बहू ही संभालती है। लेकिन यहाँ पर पहली बार लड़के की माँ ने देखा कि खाना बहू ने नहीं बल्कि कामवाली ने बनाए हैं। मतलब उनकी तारीफ बहू के लिए बेकार गई। लेकिन फिर भी उन्हें लगा हो सकता है खाना बनाने वाली ने बनाया हो। बहू भी तो लगी ही रही होगी किचन में, बहू ने भी कुछ ना कुछ बनाया ही होगा। इसलिए उन्होंने कहा, हाँ बहन जी, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन बहू ने भी तो कुछ ना कुछ बनाया ही होगा और इसमें से जो भी बनाया होगा वो सब वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट है। आप अभी तक समझी नहीं। दरअसल मेरी बहू घर का कोई भी काम नहीं करती। क्यों भाई? देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके घर से मैं लड़की लेके जा रही हूँ अपने घर की बहू बनाने के लिए, इसलिए मुझे ये सब बातें जानने का पूरा हक है। आखिर मेरी भी इज्जत का सवाल है। क्यों आपकी बहू कोई काम नहीं करती है? जी बस ऐसे ही, हम अपनी बहू से ज़्यादा काम नहीं करवाते हैं। वैसे भी ज़्यादातर काम तो काम वाली ही कर लेती है, फिर बहू को क्यों खामखा परेशान करो। फिलहाल आप ये सब छोड़िए। आपको मेरी बेटी पसंद आई। अब आप बात आगे बढ़ाते हैं। सारा कुछ आज ही क्लियर कर लेते हैं। पंडित जी से शादी की तारीख भी तय करवा लेते हैं। देखिए जी, मैंने तो अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ सोच रखा है, फिर भी आपकी जो इच्छा है वो आप हमें बता दीजिए। हम आपकी इच्छा से ज़्यादा ही करने की कोशिश करेंगे। सुचित्रा जी की गोल गोल बातें सुनकर लड़के की माँ ने भी कुछ कुछ समझ ही लिया था। वो थोड़ी तेज भी थी। उन्होंने साफ साफ और सीधी शब्दों में कहा, बहन जी, आपकी बातें दहेज को लेके हैं। देखिए, दहेज आप हमें कितना भी देंगी, लेकिन हमारे लिए कम ही रहेगा, क्योंकि हमारा लड़का अच्छी पोस्ट पर है, सरकारी नौकरी करता है और अच्छी खासी तनख्वाह उठाता है। अगर हम दहेज मांगने पर आ जाएं तो शायद आप हमें दे भी ना पाओ। तो ये दहेज की बातें तो अपनी जगह है। वैसे भी कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को अपनी औकात से ज़्यादा ही देते हैं, फिर भी लड़के वालों का मुंह कभी बंद नहीं होता है। लेकिन हमें दहेज नहीं, अपने घर के लिए एक बहू चाहिए जो हमारे पूरे परिवार को संभाल सके, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा सके। हमें हमारे घर की लक्ष्मी चाहिए जो हमारे घर की इज्जत को संभाल सके, ना कि दहेज लेकर हम उससे उम्र भर दबते रहें। दहेज के पैसों का क्या है बहन जी, आज है कल ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन दहेज का दबदबा और दहेज का रुतबा वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो बेहतर होगा कि आप दहेज की बातें ना करें और अपनी बेटी को अच्छी अच्छी बातें सिखाकर हमारे घर विदा करें। थोड़ी और औपचारिकता होने के बाद सारे मेहमान चले गए। शादी पक्की भी हो गई, लेकिन लड़के की माँ की बातें सुचित्रा जी को बड़ी तीर की तरह लगी थी। उनके कानों में बस बार बार एक ही बात गूंजती थी, दहेज के पैसे तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन दहेज का रुतबा पूरी जिंदगी पड़ा रहेगा, जो सुचित्रा जी को कहीं ना कहीं
दिखाई भी दे रहा था अपनी बहू प्रियंका के व्यवहार से। सुचित्रा जी को आज अपने समधन की बातें ऐसी लगी कि वो सोचने के लिए मजबूर हो गई कि अगर बहू की हरकतें ऐसी ही रही और ऐसा ही चलता रहा तो जब शादी में 4 लोग इकट्ठा होंगे, मेहमान आएंगे और बहू ऐसे ही अपने कमरे में पड़ी रहेगी, फिर उनके घर की इज्जत का क्या होगा। और बहू सबके सामने जो दहेज का ढिंढोरा पीटेगी वो अलग से। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। मैं ऐसे अपने घर की इज्जत को नीलाम नहीं होने दे सकती। आज तो अनजाने में ही सही, लेकिन समधन ने बातें सही बोली है। मुझे प्रियंका से बात करनी ही होगी। अगले दिन ही वो प्रियंका के कमरे में जाती हैं और उससे कहती हैं, बहू देखो, जो हो गया सो हो गया, उसे तो मैं बदल नहीं सकती, लेकिन हाँ ये सही भी है कि तुम इस घर की बहू हो, तो इस घर की इज्जत भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे ननद की शादी तय हो गई है, घर में 4 लोग आएंगे। मैं नहीं चाहती कि हमारी ही इज्जत का तमाशा बने, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अब ये महारानी वाली हरकतें छोड़ दो और चुपचाप इस घर की बहू होने का फर्ज निभाओ। मैं मानती हूँ कि मैंने दहेज मांगकर गलती की है, लेकिन अभी उस गलती को मैं सुधार नहीं सकती। लेकिन उस गलती के चलते मैं अपने घर की इज्जत को भी नहीं जाने दे सकती। आज मैं बहुत ही लाचार हूँ जो तुम्हारे सामने अपने दिल की बात कह रही। इसके आगे तुम्हारी मर्जी। कहते हुए जैसे ही सुचित्रा जी जाने को मुड़ने लगीं, प्रियंका ने कहा, माँ जी, मैंने कब कहा कि मुझे महारानी बन के रहना है? महारानी तो आपने ही मुझे शादी से पहले ही बना दिया था। तो बस आपने जिस पद पर बैठाया था मैं उस पद पर हूँ। लेकिन अगर आप अब चाहते हो कि मैं इस पद से इस्तीफा दे दूँ तो आप इस पद की कीमत वापस कर दीजिए। मतलब? हैरान होकर सुचित्रा जी ने कहा, मतलब ये माँ जी कि आपके इस दहेज के लालच के चक्कर में जो पापा ने अपना घर गिरवी तक रखा है, कम से कम उनका घर छुड़वा दीजिए। आप उनका घर छुड़वाइए, मैं महारानी का पद छोड़ दूंगी। अब सब कुछ आपके हाथ में है। कहते हुए प्रियंका अपनी सास को देखने लगती है। बहू की बातें सुन कुछ सोचते हुए सुचित्रा जी बाहर चली जाती हैं और अगले दिन ही प्रियंका के पापा का फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि उनके लाख मना करने के बावजूद भी ज़बरदस्ती उसके घर वालों ने जो घर गिरवी पर रखा पड़ा था उसे छुड़ा लिया है। इतना सुनते ही प्रियंका खुशी से उछल पड़ती है। बस माँ बाप की खुशी में ही तो उसकी खुशी थी। और सबसे बड़ी बात की कहीं ना कहीं अब जाकर सुचित्रा जी की अकल काम की। तब तो उन्होंने अपनी गलती मान ली। तो फिर प्रियंका भी अपने आप को पूरी तरह से उस घर के लिए समर्पित कर देती है। आज उसने पहली बार बहू बनकर घर में पहली रसोई बनाई। उस घर की पूरी जिम्मेदारी, यहाँ तक कि अपने ननद की शादी की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। बहू को इतनी लगन से काम करता हुआ देख आज सुचित्रा जी को एहसास हुआ कि सच में असली धन, असली दहेज तो एक संस्कारी बहू ही होती है, ना कि कागज के कुछ टुकड़े। दोस्तों, ये मात्र एक काल्पनिक कहानी है, इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।